हेलो कॉमिक फाइल्स, वेलकम टू द 59th एपिसोड ऑफ द इनविंसिबल कॉमिक सीरीज, जहां हम कवर करेंगे इनविंसिबल कॉमिक वॉल्यूम 12 स्टिल स्टैंडिंग के फाइनल इशू को। पर आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इशू स्टार्ट होता है पेंटागन की एक मेडिकल फैसिलिटी में, जहां लास्ट इशू में कन्क्वेस्ट के साथ अपनी लड़ाई के बाद मार्क 3 दिन से बेहोश पड़ा होता है और ये बताती है कि मार्क के स्कल में 3 जगह फ्रैक्चर आया था और इवन दो वो विल्ट्रोमाइट होने की वजह से बहुत जल्दी हील होता है, फिर भी डैमेज इतनी ज़्यादा थी कि इतना टाइम लग गया। जिसके बाद सब कुछ याद करते हुए मार्क रोने लग जाता है और ईव से पूछता है, मुझे याद है कि तुम मर गई थी, क्या तुम अभी सच में यहाँ पर हो? क्या तुम जिंदा हो? ईव जवाब देती है, हाँ मैं ज़िंदा भी हूँ और ठीक भी। मैं एक्चुअली कभी मरी ही नहीं थी, पर हाँ मरने के बहुत क्लोज ज़रूर थी। मार्क पूछता है कैसे, जिस पर ईव जवाब देती है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वेल मैं एक्चुअली कोई टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं थी, मुझे मेरी पावर्स मेरी माँ के पेट में होने से ही मुझे मिली थी। पर जब उन साइंटिस्ट ने मुझे पावर्स दी तब उन्होंने कुछ मेंटल ब्लॉक्स भी मेरे अंदर इंस्टॉल कर दिए और उन्हीं ब्लॉक्स की वजह से मैं अपनी पावर्स लिविंग ऑर्गेनिक मैटर पर यूज़ नहीं कर पाती हूँ। मेरे दिमाग में इंस्टॉल ये ब्लॉक्स मुझे ऐसा करने से रोक देते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल ना बन जाऊँ, पर जब कुछ बहुत बुरा होता है लाइक एक इंटेंस ट्रॉमा, तब मैं इन मेंटल ब्लॉक्स को कुछ टाइम के लिए ओवरराइड कर पाती हूँ और ऑर्गेनिक मैटर पर भी अपनी पावर्स यूज़ कर पाती हूँ। तो ईव की इस बात से हमें उसके ज़िंदा बच पाने और कन्क्वेस्ट पर इतना स्ट्रॉन्ग अटैक करने का एक्सप्लेनेशन मिल पाता है। इसके आगे ईव कहती है, ऐसा एक बार पहले भी हुआ है, मुझे उस बारे में बात करना पसंद नहीं है, पर मैं तुम्हें आज सब बता दूंगी। तो यहाँ पर ईव माँ को अपने बचपन का एक इंसिडेंट बताती है जो एक्चुअली हमें एटम ईव नाम से आई एक अलग कॉमिक पर ले जाता है। हालांकि वो कॉमिक तो मैं अभी यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो स्टोरी लाइन अपने आप में एक अलग वीडियो बन जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस कॉमिक, जिसका नाम बाय द वे इनविंसिबल प्रेजेंट्स एटम ईव है, उसे भी कवर करूँ तो आप कमेंट्स में मुझे लिखकर बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो में उसे भी कवर कर दूँगा। खैर फिलहाल वापस प्रेजेंट पर आए तो ईव बताती है कि उसके ऑलमोस्ट मर जाने की वजह से उसकी बॉडी उस मेंटल ब्लॉक को ओवरराइड कर गई और अपने आप को हील कर पाई और कन्क्वेस्ट पर अटैक भी। जिसके बाद मार्क ईव के फिजिकल फीचर्स में भी थोड़े चेंजेस नोटिस करता है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, और उन चेंजेस का रीज़न भी पूछता है। जिस पर ईव बताती है कि ये भी उसी टाइम पर हुआ जब उसने अपने मेंटल ब्लॉक्स को ओवरराइड किया था, क्योंकि तब उसने अपनी बॉडी को हील करने के लिए एक तरह से रीबिल्ड किया था, जिस दौरान उसने जल्दबाजी में कुछ फीचर्स चेंज भी कर दिए। जिस पर माँ को हंसी आ जाती है, पर दर्द की वजह से वो सही से हंस भी नहीं पाता। और इन बातों के बाद वो दोनों फिर अपने कार्यक्रम में लगने वाले होते हैं कि तभी सीन चेंज हो जाता है और हम चलते हैं पेंटागन, जहाँ सेसिल सिनक्लेयर को जल्दी से इनविंसिबल रीएनिमेंट्स को तैयार करने के लिए कह रहा होता है। पर सिनक्लेयर सेसिल को समझाते हुए कहता है, आई डोंट थिंक आप समझ रहे हैं, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द इनमें से एक को पूरी तरह से फंक्शनल बनाऊँ, पर ये इतना आसान नहीं है। मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ रियली, पर इन बॉडीज़ को रीबिल्ड करने में इतनी मेहनत लग रही है कि मुझे इस काम को पूरा करने के लिए लिटरली नए टूल्स इन्वेंट करने पड़ रहे हैं। मैं सिंपली इस काम को और तेज़ नहीं कर सकता। सेसिल जवाब देता है, नहीं, मुझे लगता है तुम नहीं समझ रहे हो। क्या तुमने फुटेज देखी? क्या तुमने देखा कि इस मॉन्स्टर ने इनविंसिबल के साथ क्या किया? क्या तुम्हें कोई भी आइडिया है कि एक विल्ट्रोमाइट भी कितना ताकतवर है? और ये तो सिर्फ ऐसी ही एक पूरी एलियन रेस में से सिर्फ एक ही था। तो सोचो कि ऐसे काउंटलेस सोल्जर्स जो सभी उस जैसे ही होंगे, वो आज नहीं तो कल यहाँ आएंगे ही। सिनक्लेयर कहता है, मैं सब समझ रहा हूँ सर। और सेसिल वहाँ से जाते हुए कहता है, जो चाहिए वो करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस इन सभी को जल्दी तैयार करो। सेसिल के वहाँ से जाने के बाद सिनक्लेयर वहीं मौजूद अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि आज उनका डेट पे जाना अब कैंसिल हो गया है और आज उन दोनों को मिलकर काम ही करना पड़ेगा। उसकी गर्लफ्रेंड जो ऑलरेडी सारी कन्वर्सेशन सुन चुकी थी, वो ऑलरेडी ये बात एक्सेप्ट कर चुकी होती है। वापस चले मार्क के पास तो अभी मार्क और ईव ने अपना कार्यक्रम शुरू ही किया होता है कि तभी डेबी और उसका बॉयफ्रेंड पॉल भी अंदर आ जाते हैं, जो एक्चुअली अभी तक बाहर हॉल में ही वेट कर रहे थे। डेबी कहती है कि उसे अंदर से मार्क की आवाज़ आई तो वो समझ गई कि मार्क जाग गया है और इसलिए वो अंदर आ गए। ईव अपने आप को संभालते हुए कहती है, सॉरी मिस ग्रेसन, मैं आपको बुलाने ही वाली थी, ये बस अभी ही उठा है। डेबी कहती है, इट्स ओके, और प्लीज़ मुझे सिर्फ डेबी बुलाओ। जिसके बाद डेबी माँ के पास बैठकर उसके लिए अपनी चिंता जताती है और कुछ देर में रोते हुए माँ को सॉरी कहने लगती है। जिस पर मार्क पूछता है कि वो सॉरी क्यों कह रही है और डेबी बताती है, जब मैंने तुम्हारे पापा से शादी करी थी तब मुझे उनकी पावर्स के बारे में पता था। शायद सब कुछ नहीं, पर काफ़ी कुछ पता था। फिर भी मैं तुम्हें इस दुनिया में लाई, तुम्हें बड़ा किया, ये जानते हुए कि तुम्हारी लाइफ ऐसी ही होगी। हमने तुम्हें इसके लिए एक्चुअली इनकरेज भी किया। इससे जब भी मैं तुम्हें लड़ते हुए, दर्द सहते हुए, अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ते हुए देखती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये सब मेरी ही गलती है। पर मार्क इस बात पर मना करता है। हालांकि डेबी आगे कहती है, मैं तुम्हें इस सबसे दूर रख सकती थी, हम तुम्हारी पावर्स को तुम्हारे पापा से और टाइम तक छुपा सकते थे। तुम्हें इस पावर्स के साथ कुछ और करना चाहिए था, कुछ भी और, बस ये सब नहीं। मार्क कहता है,
पर मैं जो कर रहा हूँ वो भी तो अच्छा है, लोगों को मेरी ज़रूरत है। डेबी चिल्लाते हुए कहती है, लोगों को हीरोज़ चाहिए जो ऑलरेडी बहुत सारे हैं, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तभी ईव कहती है, क्या आप मार्क को क्विट करने के लिए कह रही है? जी विल्ट्रूमाइट मार्क के लिए ही आया था, मतलब। पर इतने में डेबी फिर से चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये पता नहीं है? पर डेबी इससे आगे कुछ बोलने से अपने आप को रोक देती है और पॉल को वहाँ से ले जाते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं बस अभी अपसेट हूँ, लेट्स गो पॉल। और पॉल जाते हुए मार्क को गेट वेल सून कह देता है, जबकि ईव डेबी को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन मार्क कहता है कि वो डेबी को जाने दे क्योंकि डेबी ईव पर गुस्सा नहीं है। उनके जाते ही सेसिल वहाँ आ जाता है और मार्क से कहता है, मुझे पता है कि हमारे बीच रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं, पर जो कुछ हुआ उस बारे में मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है। मार्क उठते हुए कहता है, आंसर दिस राइट नाउ, उसकी बॉडी कहाँ है? और मार्क के इस सवाल पर सेसिल मार्क को अपने साथ पेंटागन की एक दूसरी लोकेशन में ले जाता है जहाँ कनक्वेस्ट की डेड बॉडी मौजूद होती है। कनक्वेस्ट को पूरी तरह से मरा हुआ देखकर मार्क को तसल्ली हो जाती है और मार्क वापस जाने लगता है। वापस अपने हॉस्पिटल रूम पहुंचने पर ईव मार्क से पूछती है, क्या तुम्हें सच में उसे देखने की ज़रूरत थी? मार्क जवाब देता है, मुझे बस श्योर होना था, अपने खुद की आंखों से देखना था कि वो मर चुका है आर्मस्ट्रॉन्ग के केस के बाद। पर ईव उसकी बात को बीच में ही काट कर कहती है, आई अंडरस्टैंड, पर शायद मैं उस आदमी को कभी दोबारा नहीं देखना चाहूँगी, ना ही जिंदा हालत में ना ही मुर्दा। तो मार्क का कनक्वेस्ट की बॉडी को लेकर इतनी टेंशन की वजह थी आर्मस्ट्रॉन्ग लेवी का केस, क्योंकि मार्क को ऐसा लगा था कि लेवी मर चुका है, पर लेवी जिंदा था और वापस आकर उसने क्या किया ये तो हम इस वॉल्यूम में देख ही चुके हैं। खैर, मार्क जवाब देता है, देखना तो मैं भी नहीं चाहता था, बस मुझे श्योर होना था। मैं ओलिवर से मिलने जा रहा हूँ, क्या तुम भी आओगी? ईव जवाब देती है, मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मुझे अब निकलना होगा। मार्क सरप्राइज होकर पूछता है, क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? ईव उदास होकर कहती है, आज रेक्स का फ्यूनरल है। मार्क कहता है, ओह, क्या मैं भी आ सकता हूँ? आई फील मुझे भी वहाँ होना चाहिए। ईव कहती है, हाँ मुझे अच्छा लगेगा। जिसके बाद हम चलते हैं रेक्स के फ्यूनरल में, जहाँ पर सबसे पहले रोबोट स्पीच दे रहा होता है। स्पीच पर आने से पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि रोबोट के हाथ में रेक्स प्लॉट के गॉगल्स मौजूद होते हैं, जो शायद रेक्स के अपने आप को सेक्रीफाइस करने के बाद उसकी आखिरी निशानी बची हो। बाकी स्पीच पर आए तो रोबोट बताता है कि कैसे स्टार्टिंग में उसे रेक्स पसंद नहीं था क्योंकि वो हमेशा रोबोट को परेशान करता रहता था, पर कुछ टाइम के बाद रोबोट एक्चुअली एक तरह से रेक्स को ही अपना आइडल मानने लगा क्योंकि रेक्स हमेशा काफ़ी कॉन्फिडेंट रहता था, जैसा रोबोट हमेशा से बनना चाहता था। पर अब क्योंकि वो जा चुका है तो रोबोट को उसकी कमी महसूस हो रही है। आगे रोबोट ये बताता है कि अपनी डिसफिगर्ड बॉडी की वजह से वो हमेशा अपनी रोबोटिक बॉडी के थ्रू ही जिया और कभी भी अपने रियल नेम रोडोल्फ को यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं हुआ। और अब क्योंकि उसने अपना क्लोन रेक्स के डीएनए से ही बनाया है तो रेक्स के सेक्रीफाइस को ऑनर करने के लिए वो अपना नाम आज से रेक्स ही रख लेता है और कहता है कि एटलीस्ट असली रेक्स का इतना पार्ट तो उसके जाने के बाद भी जिंदा रहेगा और उसे हमेशा मिस किया जाएगा। तो इस इशू के आगे से मैं रोबोट या रूडी को रेक्स कहकर भी बुला सकता हूँ, तो आप उससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि रूडी खुद ये स्पीच नहीं दे रहा होता है और वो भी बाकी लोगों के साथ भीड़ में खड़ा होकर अपने माइंड से कंट्रोल करते हुए रोबोट से ये स्पीच दिलवा रहा होता है। रोबोट आगे कहता है, अब मैं एटम ईव को 2 शब्द कहने के लिए बुलाना चाहूँगा। अमांडा असली रूडी से पूछती है, तुम ये स्पीच ऐसे क्यों दे रहे हो? जिस पर रूडी इमोशनल होकर रोने लगता है और कहता है, मैं अभी भी सबके सामने रोने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं खुद ऐसे बोल नहीं पाऊँगा, पर मैं अपने थॉट ज़रूर ट्रांसमिट कर सकता हूँ। और ये देखकर अमांडा उसे संभालते हुए कहती है, आई लव यू रेक्स। रोबोट के बाद ईव स्पीच देने जाती है पर ईव कुछ बोलने से पहले ही रोने लग जाती है और रोते रोते आई एम सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। मार्क ईव के पीछे पीछे जाता है तो उसे दिखता है कि ईव कुछ गाड़ियों के पीछे खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है और मार्क उससे पूछता है कि वो ठीक तो है, जिस पर ईव कहती है, नहीं, मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि रेक्स सच में हमेशा अकेले जा चुका है। मुझे तो उसे सही से गुड बाय कहने का भी मौका नहीं मिल पाया। मुझे याद नहीं है कि हमारी लास्ट बात किस बारे में हुई थी, पर आई एम श्योर कि मैंने उससे रूडली ही बात करी होगी। मैंने उसे हमेशा उसी बिगड़े बच्चे की तरह ट्रीट किया जिस तरह से मैं उसे स्टार्टिंग से जानती थी। यही प्रॉब्लम है जब आप किसी को इतने लंबे टाइम तक जानते हो और वो भी एक यंग एज से, क्योंकि फिर वो आपकी नज़रों में हमेशा उसी तरह रह जाते हैं जैसे वो स्टार्टिंग में थे। आप उनकी इमेज को कभी मैच्योर या चेंज नहीं होने देते। रेक्स भी मैच्योर हो रहा था, वो पहले जैसा जर्क नहीं रहा था। अब वो एक काइंड, कंसिडरेट और रिस्पॉन्सिबल अडल्ट बन गया था, पर मैंने अपनी नज़रों में उसकी इमेज बदलने का उसे कभी कोई चांस ही नहीं दिया। वो मेरे लिए बहुत मैटर करता था। और ऐसा कहकर ईव अचानक से चुप हो जाती है और मार्क पूछता है कि क्या बात है। ईव कहती है, सॉरी, पर तुम्हारे सामने इस तरह से उदास होने पर मुझे गिल्टी फील हो रहा है। मार्क इसका रीज़न पूछता है, जिस पर ईव बताती है कि जब तक रेक्स ने उसे चीट नहीं किया था तब तक रेक्स ही उसके लिए सब कुछ था। पर फिर वो ये भी ऐड करती है कि रेक्स के चीट करने से पहले ही उसके मन में मार्क के लिए फीलिंग्स आने लग गई थी, जिसके लिए उसे गिल्टी फील हो रहा है।
और इसी गिल्ट में कई सारी बातें बोलते हुए ईव रोती चली जाती है। लेकिन तभी ईव देखती है कि मार्क हंस रहा होता है और ईव सरप्राइज होकर इसका रीज़न पूछती है। मार्क जो स्माइल करने के साथ रो भी रहा होता है कहता है, आई एम सॉरी, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो दूंगा और मैं यही बात सोचकर खुश हूँ कि तुम अभी भी यहीं पर हो और ठीक हो। ये सुनकर ईव उसे किस कर देती है और फ्यूनरल ख़त्म होने के बाद वो दोनों मार्क के घर पर जाकर एक बार फिर महफिल जमा देते हैं, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। यहाँ पर ईव पिछली बार की तरह ही खुद ही अपनी पावर से मार्क के कपड़े उतार देती है और बताती है कि उसके कपड़े बेड के साइड में अच्छे से फोल्ड करके रख दिए गए हैं। और मार्क कहता है कि वो कभी भी ईव के इस तरीके के यूज टू नहीं हो पाएगा। और हम देखते हैं कि एक्चुअली वो कपड़े भी पूरी तरह से सही सलामत नहीं होते हैं, क्योंकि अपनी इतनी खुशी में ईव उन कपड़ों को पिघला ही देती है। खैर, किसी दूसरी डायमेंशन में यही अजीब से दिखने वाले डॉक्टर्स आर्मस्ट्रॉन्ग लेवी को उसके कटे हुए हाथ की जगह एक साइबरनेटिक आर्म दे देते हैं, जो हाथ कुछ इश्यूज पहले मार्क की वजह से कट गया था। आर्मस्ट्रॉन्ग इससे काफ़ी खुश होता है और उनकी तारीफ भी कर रहा होता है, पर फिर वो थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उनमें से एक डॉक्टर कहता है, तुम्हें पता है कि हमारे एम्बिशंस ने इस दुनिया का क्या हाल कर दिया है। तुम्हें दिख ही रहा है कि यहाँ से सर्वाइव करने के लिए भी हमें अपने साथ क्या करना पड़ा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि अब हम यहाँ क्यों ही रहना चाहेंगे? और हाँ, ये तो बस शुरुआत है उन चीज़ों की जो हमें तुमसे चाहिए। तो इसकी बात से हमें पता चलता है कि ये स्पीसीज़ ऑलरेडी अपनी दुनिया की हालत ख़राब कर चुकी है और इसी वजह से वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए भी इन्हें अपनी बॉडी में कई साइबरनेटिक इम्प्रूवमेंट्स करनी पड़ी है और इसी वजह से ये ऐसे अजीब से दिखते हैं। वापस आए अपनी डायमेंशन में ही तो एक गटर के अंदर एक चूहा अपनी मौज में घूम रहा होता है कि तभी एक सिक्विड उसे जकड़ लेता है और हम देखते हैं कि रस लिविंगस्टन के अलावा अब सिक्विड्स कई और इंसानों पर कंट्रोल कर चुके होते हैं, जो सभी इसी गटर में मौजूद होते हैं और अब इंसानों से बढ़कर वो चूहों को भी कंट्रोल करने लग जाते हैं। तो इन्हीं सिक्विड से कंट्रोल रस कहता है, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। दूसरी तरफ अमेरिका के मुआवे डेजर्ट में मौजूद ग्लोबल डिफेंस एजेंसी के खुफिया आउटपोस्ट में डोनाल्ड और सेसिल मौजूद होते हैं। डोनाल्ड थोड़ा सा टेंशन में होता है और कहता है, आई नो कि आपको मेरे ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ता है, पर सेसिल मुझे ये कहना होगा कि इसे यहाँ लाना, इसकी बॉडी का एक डमी बनाकर इनविंसिबल को कन्विंस करना कि ये मर चुका है, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर डोनाल्ड कन्क्वेस्ट की बात कर रहा होता है, क्योंकि सेसिल ने मार्क को जो बॉडी दिखाई थी वो एक्चुअली कन्क्वेस्ट की बस एक डमी या डुप्लीकेट थी, जबकि उसकी असली बॉडी को सेसिल इस सीक्रेट आउटपोस्ट में ले आया होता है, जो एक्चुअली अभी भी जिंदा होती है। सेसिल डोनाल्ड से उलट बिना किसी टेंशन के साथ कहता है, चिंता की क्या बात है, इसकी बॉडी को एक 400 टन के सॉलिड टेम्पर्ड स्टील के ब्लॉक में दबाया गया है। उसके अलावा ये अर्थ सरफेस से 6 मील नीचे एक अनमैन्ड स्टेशन पर मौजूद है। अगर इसने ज़्यादा हलचल करी तो ये जगह ब्लास्ट हो जाएगी, ये कहीं नहीं जाने वाला है। और जैसे ही इसका सर ठीक होकर वापस होश में आएगा, वैसे ही मैं इससे विल्ट्रम एम्पायर के बारे में सब कुछ जान लूँगा और हमारे प्लेनेट को इनसे क्या खतरा है उस बारे में भी। तो सेसिल का ये फैसला कितना सही रहता है या कितना गलत, ये तो हमें अब आगे ही पता चलेगा। खैर, अब आए पेंटागन में तो यहाँ मार्क चोटिल पड़े ओलिवर से मिलने आया होता है। ओलिवर बताता है कि वो कल तक डिस्चार्ज हो जाएगा, जिसके बाद कुछ ही दिनों में वो क्लीन अप एफर्ट में मार्क की मदद करने आ जाएगा। मार्क कहता है, सॉरी, मैं बस यहाँ तुम्हारा हाल चाल जानने आया था, मैं तुमसे इतना दूर फील नहीं होना चाहता था। इस जस्ट कि ईव के पावर्स के साथ कुछ हो रहा है, वो सही से काम नहीं कर रही हैं। ओलिवर पूछता है, कैसे? जिस पर मार्क बताता है कि वो कुछ बनाना चाहती है तो कुछ और ही बन जाता है। और इस चीज़ का एक एग्जाम्पल हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, जहाँ ईव ने अपने और मार्क के कपड़ों को पिघलाकर घास और फूल बना दिया था। ओलिवर कहता है, जैसा मैंने सुना है कि ईव को अपनी पूरी बॉडी रिबिल्ड करनी पड़ी थी, तो सच बोलूँ तो मैं अपने आप पर भी अपनी ही बॉडी को मैसअप किए बिना ये काम करने के लिए भरोसा नहीं कर सकता हूँ। और अचानक से मार्क उठकर चिल्लाते हुए कहता है, डैम इट, मुझे लगा था सब ठीक हो गया है, सब खत्म हो गया है, पर भले ही वो मॉन्स्टर उसकी जान नहीं ले पाया हो, पर एंड में उसे कुछ ना कुछ तो मिल ही गया। ओलिवर उदास होकर कहता है, आई एम सॉरी मार्क, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। पर मार्क पलटकर ओलिवर से कहता है, नहीं, उल्टा मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। पिछले कुछ हफ्तों में तुम्हें ट्रेनिंग देते हुए मुझे ऐसा लगा है कि मैंने ही तुमसे कई बातें सीख ली हैं। मैंने तुम्हें डांटा, तुम पर चिल्लाया, मुझे लगा मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ और तुम भटक गए हो, पर मैं गलत था, तुम सही थे और अब मैंने अपना लेसन सीख लिया है। अगर कोई मेरी फैमिली को हर्ट करेगा, किसी ऐसे को हर्ट करेगा जिससे मैं प्यार करता हूँ, या फिर कोई ऐसा विलन है जो लोगों की जान को खतरे में डाल रहा हो और जो बार बार मुझसे लड़ने आते रहे जब तक वो फाइनली सक्सेसफुल ना हो जाए, ऐसे किसी भी विलन को मारने में अब मैं बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं करूँगा। ये कहते हुए मार्क की आंखों में गुस्से की एक अलग सी चमक होती है। और इसी बात के साथ इनविंसिबल कॉमिक वॉल्यूम 12 स्टिल स्टैंडिंग यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो इस वॉल्यूम में हमने आर्मस्ट्रॉन्ग लेवी का रिटर्न
और मल्टीवर्स के डिफरेंट इनविंसिबल्स को इनविंसिबल वॉर करवाते देखा, जिस दौरान हमने रेक्सप्लोड और कई और हीरोज को मरते हुए भी देखा। आर्मस्ट्रॉन्ग हालांकि फिर से बचकर भाग गया, जिसके तुरंत बाद ही कन्क्वेस्ट एक नया थ्रेड बनकर आ गया और उसकी अपनी एक स्टोरी लाइन चली, जिस दौरान ईव की पावर्स फुल पोटेंशियल पर दिखी और मार्क इस लड़ाई से इतना हिल गया कि उसके एथिकल और मॉरल वैल्यूज भी अब चेंज हो गए। और एंड में इस इशू में हमें सीक्वल्स का अपडेट दिया गया, साथ ही सेसिल की कन्क्वेस्ट को लेकर चालबाजी दिखाई गई और फिलहाल के लिए ईव की पावर्स में भी गड़बड़ हो चुकी है। तो ईजिली ये अभी तक का सबसे बेस्ट वॉल्यूम था, क्योंकि यहाँ पर एक्शन, इमोशन, बिट्रेयल, ट्रस्ट सब कुछ था। आपको ये वॉल्यूम कैसा लगा 0 to 10 की रेटिंग में कमेंट्स में बताना। साथ ही इस वॉल्यूम का अपना सबसे फेवरेट मोमेंट भी कमेंट करना। उसके अलावा वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर कर ही देना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉमिक फाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।